Please take your seat. Thank you, sir. Saurabh, Yes, sir. okay, take off your mask. Keep in your pocket. Thank you, sir. Okay. And then kindly introduce yourself. सर मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है. आपका इंटरव्यू हिंदी में होगा. यस सर. ओके, हिंदी में बताइए. सर जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है. मैं बिहार के बक्सर जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरी 10th तक की पढ़ाई पटना से पूरी हुई है. उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बक्सर से पूरा किया है. मैंने अपना ग्रेजुएशन बक्सर से टीसी कॉलेज 2019 में मैथमेटिक्स ऑनर्स से पूरा किया है, जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. उसके बाद मैंने 2019 से ही बिहार सिविल सर्विस की प्रिपरेशन शुरू की और साथ ही साथ मैंने अपना मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से किया है. कर चुके हैं आप. सर अभी एग्जाम दिया मार्च में, अभी रिजल्ट नहीं है. पॉलिटिकल साइंस में एमए. यस सर. ओके, और आपने सिविल सर्विस भी दिया है. सर यूपीएससी में नहीं दिया है, एक बार दिया था पर. कौन से साल में दिया था. 2020 में सर. तो उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया था. नो सर. नहीं, उसके बाद से आपने दिया नहीं. नो सर, उसके बाद बीपीएससी. तो आप एक चांस दे चुके हैं. यस सर. और आपने बीपीएससी दिया है. यस सर. 64, 65, 66 कौन सा दिया. 66 का मेंस भी दिया सर. आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया. 66 मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं. यस सर, पर नहीं हुआ सर. तो रिजल्ट आ चुका है उसका. मेंस का आ चुका है, इंटरव्यू चल तो 67 भरा है आपने. यस सर. प्रीलिम्स कब है उसके. प्रीलिम्स अभी सर जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होने वाला है. schedule है. टल गया था ना वो तो. यस सर. ठीक है सौरभ, आप इंटरव्यू हमारे पैनल मेंबर आगे बढ़ाएंगे, हम लास्ट में ज्वाइन करेंगे. हेलो सौरभ. थैंक यू. सौरभ, आप बक्सर से आते हैं. यस सर. बक्सर के युद्ध के बारे में बताइए. उसका कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था और उसका सिग्निफिकेंस क्या था भारतीय इतिहास में. सर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बंगाल के जो पूर्व नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और सर शाह आलमपुर जो मुगल के एम्परर थे उनके बीच, और दूसरी तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि मेजर हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था. और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है. विजय होने के पश्चात सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिलती है वहाँ बंगाल प्रोविंस की. ये उसका तो क्या इसको टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं आधुनिक इतिहास के उससे देखें संदर्भ में. बिल्कुल सर, इसे कहा जाता है जैसे इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, पर वहाँ सिर्फ एक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे और उनको पराजित होने में उनके कुछ खास लोगों ने उन्हें धोखा दिया था. लेकिन यहाँ पे 3 राजाओं को हरा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मालूम चल गया था कि आगे हम इस देश तो पर. आपके अनुसार क्या कारण थे कि हमें 3 राजा मिलकर भी एक छोटी ब्रिटिश सेना जो मुनरो जिसका नेतृत्व कर रहे थे उससे हम लोग हार गए उस समय में. सर मेन कारण सर ये था कि उनमें यूनिटी नहीं थी. जैसा कि युद्ध के दौरान ये देखा गया कि जो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, वो गंगा नदी पर ये नौका से एक पुल बना करके सेना इस पार से उस पार कर रहे थे, लेकिन बीच में अंग्रेजों से वो कुछ मिली भगत करके नौका हटा लिए, जिसकी वजह से पूरी सेना पार नहीं कर पाई और सेना कमजोर पड़ गई थी सर. तो आपस में इनका अंतर्भेद था. यस सर. उसका क्या कारण था. सर उनका ये कारण था कि इनको आपस में जैसे खुद का श्रेय लेने का ज़्यादा उनको इच्छा थी. ठीक है. यस सर. सौरभ, आप साइकिलिंग करते हैं, यस सर. देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं. बिल्कुल सर. अच्छा, तो समर ओलंपिक्स 2020 में जो साइकिलिंग कंपटीशन था उसको फॉलो किया था आपने. यस सर. कितने मेडल्स ओलंपिक्स में दिए जाते हैं साइकिलिंग में और सबसे ज़्यादा मेडल किसको मिले थे. सर 2020 वाले ओलंपिक में 4 नए इवेंट जोड़े गए थे साइकिलिंग में और टोटल 22 इवेंट हुए थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ब्रिटेन को मिला था सर. कितने मेडल मिले थे. सर शायद 6 मिले थे गोल्ड मेडल. आपके हिसाब से भारत में क्या ऐसी समस्या है कि यहाँ से साइकिलिंग का बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं पैदा होते हैं या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो पा रहा है. सर भारत में सबसे पहले तो सर गेम की तरफ एक हीन भावना से देखने का एक जो नज़रिया है हमारा, जैसे कि हम सबसे पहले एक पढ़ाई को देखते हैं कि पढ़ाई जो कर रहा है वही सबसे अच्छा है, जो खेलता है वो कहीं ना कहीं उससे द्वंद दर्जे के. लेकिन अभी हम लोग चेस में अच्छा कर रहे हैं, बैडमिंटन में अभी हमने बहुत बड़ा खिताब जीता. और क्या ये कहना सही होगा कि अभी भी सोशल एटीट्यूड जो खेल की तरफ है वो वही है. नो सर, बहुत प्रोग्रेस किया है हमने, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है जैसे अगर कोई भी बच्चा होता है तो सबसे पहले उसे ये प्रेफर किया जाता है कि वो पढ़ाई में अच्छा हो
और सर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एक साइकिल जो ओलंपिक में होती है उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आती है, जो कि एक आम नागरिक अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन अभी जो सरकार की नई स्कीम है, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कई स्कीम्स ऐसे चलाए जा रहे हैं रिसेंटली, जैसे टॉप्स स्कीम के तहत टारगेटिंग द ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसके तहत सर 6 ऐसे गेम्स को टारगेट किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किया जा सकता है, जिसमें साइकिलिंग भी है। बिल्कुल सर। साइकिलिंग में कहाँ कहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेडियम और वो ट्रैक बनाने का कौन कौन से प्लान है अभी तो सर ट्रैक का मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है कि सर जैसे स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत साइकिल फॉर चेंज चलाया जा रहा है, जिसमें कि हर स्मार्ट सिटी खेल पर भी फोकस करते हैं। आप अगर सपोज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, तो कहाँ कौन से राज्य में और किस भाग में देश का आप ट्रैक बनाना चाहेंगे? सर जैसा कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन, अगर साइकिलिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का देखूं तो सबसे ज़्यादा अंडमान से और नॉर्थ ईस्ट से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन साइकिलिंग में आते हैं, इसलिए सबसे पहले तो उन्हें फोकस करना चाहिए, वहाँ के जो टैलेंट हैं, लोकल टैलेंट हैं, उनको कैटर करना चाहिए। ठीक है, रनिंग और साइकिलिंग इन दोनों में से कौन सा बेहतर फिजिकल एक्सरसाइज है आपके अनुसार? सर यहाँ पर मैं थोड़ा बायस दूंगा, मुझे साइकिलिंग नहीं लगता है सर। आपके बायस का क्या कारण है? मैं सिर्फ एनालिटिकल बेसिस पे आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बायस एक बार को दूर रखें। यस सर। तो अब बताइए कि साइंटिफिक पैरामीटर्स पे रनिंग और साइकिलिंग कौन सा बेहतर एक्सरसाइज है? सर अभी भी मैं साइकिलिंग ही बोलूँगा, क्योंकि सर उसमें पैर, उसके बाद सर मेंटल अलर्टनेस भी देखा जाता है। जैसे कई बार अगर रोड पे साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसमें मेंटल अलर्टनेस भी ट्रैफिक को देख करके। ठीक है सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि साइकिलिंग से आपने जो भी कुछ सीखा, क्या उसमें से कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी करंट जॉब ईपीएफओ में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो काम में लाएंगे आप? सर सबसे पहला तो हेल्थ, जो कि आज के कोविड के पैंडेमिक के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। आप प्लीज जॉब स्पेसिफिक बताइए, ये तो जनरल पॉइंट है बिल्कुल, हेल्थ तो। सॉरी सर, मैं नहीं सोच पा रहा। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। सौरभ, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में क्या फ़र्क समझते हैं? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनके पास सर जुडिशियल पावर होती है उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक रेवेन्यू पोस्ट हुआ सर, रेवेन्यू कलेक्शन के डिपार्टमेंट का पोस्ट है। तो ये इन दोनों में बाइफर्केशन कब हुआ था आपके हिसाब से? क्या पहले ये दोनों एक ही पोस्ट थे? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर कॉर्नवालिस के टाइम में मुझे जहाँ तक याद है, अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम। ओके ओके। तो इन दोनों को मर्ज किया गया था कि कॉर्नवालिस में दोनों को अलग अलग कर दिया था? सर दोनों का अलग अलग बाइफर्केशन किया गया था वहाँ उस समय, पर मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक। आपने बताया आप साइकिलिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल सर। तो एक इंडोर स्टेडियम होता है साइकिलिंग का जिसमें इंडोर साइकिलिंग की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वेलोड्रोम सर। आपने कभी दिल्ली में वेलोड्रोम देखा? कहाँ पर है? सर गया तो नहीं हूँ, पर सर इंदिरा गांधी स्टेडियम में कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे बना था सर 2010। वेलोड्रोम अगर आपने देखा होगा तो कितने लेन्स होते हैं वेलोड्रोम में? लेन्स का तो एक बार में कितने साइकिल चल सकते हैं? सर ये डिपेंड करता है इवेंट कौन सा है। अच्छा, मैक्सिमम आपने कितने देखे होंगे? सर जैसे ट्रैक साइकिलिंग में एक वेलोड्रोम की बात कर रहा हूँ मैं, इंडोर साइकिलिंग में। वो ट्रैक साइकिलिंग का मैं बता रहा हूँ। सर ट्रैक साइकिलिंग में जैसे एक पॉइंट रेस होता है जिसमें कि 8 टीमें होती हैं जो कि एक साथ रन करती हैं सर। ओके, तो आप ये बताएं, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ यस सर कि ईपीएफओ में आप बतौर इन्फोर्समेंट ऑफिसर सेलेक्ट हो गए, तो एम्प्लॉई जो है उसका पीएफ काट लिया गया है, एम्प्लॉयर जमा नहीं करा रहा है। यस सर। और ये एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि उसका पीएफ कट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर अगर ये मेरे ध्यान में आता है कि एम्प्लॉयर उनका पीएफ कट कर ले रहा है लेकिन जमा नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो उनका अवेयरनेस किया जाना चाहिए कि उनको एक मिस्ड कॉल की सुविधा भी है। अगर वो उस नंबर पे मिस्ड कॉल भी देंगे तो उन्हें मालूम चल जाएगा कि उनका कब, किस मंथ तक का उनका जमा है, किस मंथ तक का बाकी है और किस मंथ में वो ज्वाइन किए हैं, ये सारा उनको डिटेल मालूम चल जाएगा। और दूसरा सर, अगर वो ऑफिस में आते हैं तो इस माध्यम से उनको जानकारी मिलेगी। आप ये फील्ड जॉब होता है, यस तो सर। अगर आप फील्ड में जाके अगर इसके बारे में पता करते हैं, आपने पता चला आपको, तो अब आप एम्प्लॉय के माध्यम से क्या इसमें स्टेप्स लेंगे? सर एम्प्लॉय के माध्यम से मैं उनको बताऊंगा कि आप ऑफिस में जा करके इन्फॉर्म करें, और एज एनफोर्समेंट ऑफिसर हमारे पास भी कुछ पावर्स होंगे जो कि सब मुझे अभी जानकारी नहीं है,
मैं उनका कंप्लायंस मैं इंश्योर कर सकता हूँ सर, किनका? एम्प्लॉय का सर। और एम्प्लॉयर का क्या करेंगे आप? एम्प्लॉयर अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो उन पे पेनल्टी की व्यवस्था की गई है सर। किस एक्ट के तहत की गई है? सर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत। हाँ। आपने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स में, यस सर। तो इस मैथमेटिक्स में जो भी आपकी नॉलेज है उस नॉलेज का आप कैसे यूज़ करेंगे ईपीएफओ में जब अगर आप काम कर रहे हैं तो? यस सर, जैसे कोई भी पॉलिसी का बेस सर डेटा होता है, तो अगर कोई भी डेटा एनालिसिस करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं शायद अच्छे से कर पाऊंगा। और सर अगर इस डिपार्टमेंट में ऑडिट की भी सुविधा है तो वहाँ पे ऑडिट थोड़ा बहुत अकाउंट्स अगर जान करके मैं इसका यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। तो आपने मैथमेटिक्स में कितना अकाउंट्स पढ़ा हुआ है? मैथमेटिक्स में तो नहीं पढ़ा है सर, पर इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा पढ़ा था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। रामानुजम नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर रामानुजम नंबर 1729, एक उनके दोस्त थे हार्डी जो कि आए थे, और वो ऑटो टैक्सी का नंबर था सर, जिसको सर ये बाद में चलकर रामानुजम जी ने बताया कि ये सबसे लोवेस्ट नंबर है जो दो नंबर के क्यूब के सम के बराबर है। जैसे 12 का क्यूब और 1 का क्यूब करेंगे तो 1729 आता है, और सर 10 का क्यूब और 9 का क्यूब करेंगे तो 1729 आता है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज सर ये एक सीरीज है, जैसे कि एक पैटर्न है जिसमें 1 1 2 मतलब लास्ट 2 नंबर्स को जोड़ करके तीसरा नंबर बनता है सर। तो इसके बारे में इतनी क्या खास बात है? सर इसमें इंडियन मैथमेटिशियन, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन जो थे वो भी एक विरहांका, मैं नाम बस एग्जैक्टली याद कर पा रहा हूँ, विरहांका थे जो इस पर सर इंडिया के जो लैंग्वेज हैं उनको उनका वो ओरिजिन बताते हैं इससे कि फिबोनाची सीरीज से ही। जैसे कि सर नोट और जो रागा हैं हमारे जो रागा हैं उसमें भी इनका कहीं ना कहीं रोल है। तो कहीं आपने नेचर में फिबोनाची सीरीज देखी है? सॉरी सर, तो मैं नहीं कह पा रहा। जैसे आपने फूलों का पैटर्न देखा हो या पत्तियों का शेप देखा हो, यस सर। तो फिबोनाची सीरीज नेचर में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए वो इतनी फेमस है। अच्छा, लेबर कोड के बारे में आप क्या कहते हैं? जो भी रिसेंटली सर ये लेबर कोड प्रीवियस जो 29 सेंट्रल लॉज और करीब 100 स्टेट लॉज को मर्ज करके 4 लेबर कोड तैयार किए गए हैं। इनका मेन ये पर्पस रहा है सर कि पहले के जो लेबर कोड्स थे, लेबर लॉज थे, उनमें कई वेरिएशन थे। जैसे वेज को लेकर के ही अलग अलग एक्ट में अलग अलग लिमिट था, इनको एक किया गया है सर। साथ ही साथ कई सारे एक्ट होने की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कई एम्प्लॉयर को ये समस्या आ रही थी कि वो किसी एक्ट को माने तो दूसरा नहीं होता था, एम्बिग्युइटी थी, जिसको इसमें दूर करने की कोशिश की गई है। तीसरा सर कई नए प्रोविजन, जैसे हमारे जो लॉ थे वो बहुत पुराने थे, अभी जैसे नए इकोनॉमी जैसे गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वर्कर, इन लोगों के लिए भी सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जैसे जो स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय जो होते हैं या डिलीवरी वुमेन जो होती हैं, तो इनके ऊपर अभी ईपीएफओ की स्कीम्स लागू है कि नहीं? अभी सर इनके ऊपर स्कीम्स नहीं लागू है। तो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कफोर्स हैं तो इन पे लागू होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? सर उनकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होगी सबसे पहले तो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं अचानक से, तो उनको एक कम से कम वेतन मिल पाए। ठीक है सर। बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38 सर। आपका जो बक्सर जिला है उससे लगे हुए जिले बताइए। सर पूर्व में भोजपुर है और साउथ में सर रोहतास और कैमूर है, और बाकी यूपी में सर बलिया पड़ता है नॉर्थ में, और वेस्ट में सर गाजीपुर। जैसे बिहार बहुत ही वैरायटी वाला स्टेट है, उसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के कुछ जिलों को लेकर के और उनके उसके खासियत के बारे में भी बताइए। जैसे नॉर्थ में चले गए उधर, तो उधर का बताइए, कुछ खासियत बताइए कि वहाँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे आप नॉर्थ में गए तो उधर दरभंगा है, मधुबनी है, उधर का इलाका। उसी तरह से साउथ में आ जाइए तो थोड़ा बताइए। सर नॉर्थ में जैसे हिमालयन रीजन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, इन सारे एरियाज में सर सॉल्ट पीटर पाया जाता है। नोनिया प्रजाति भी एक मिलती है उधर।
दूसरा सर कॉर्न का ज़्यादा फसल वहाँ मिलता है, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली पूर्णिया में सर इथेनॉल प्लांट भी इसके लिए लगाया गया है। साउथ में अगर आते हैं तो सर छोटा नागपुर पठार का कुछ रीजन मिलता है, जिसमें कि बांका, गया, औरंगाबाद ये डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसमें सर मिनरल रिच हैं, जैसे जमुई में सर अभी गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा मिला है। लेकिन तो बताया गया कि वो गलत था वो। नो सर, उसमें कंटेंट इतना कम है कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे डिराइव किया जा सके। ठीक है, और इधर का बताइए, जमुई आप बता दिया आपने, और इधर को बताइए। ईस्ट रीजन में हाँ। सर अगर देखें बंगाल से जो सटा हुआ इलाका है, उसमें सर जूट की खेती हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। और सर वेस्ट में सर मैक्सिमम वही, अगर गंगा नदी के किनारे जो भी जिले हैं उनमें मछली पालन ये सब। अच्छा, आप अपने बक्सर के ज़िले के बारे में बताइए, वहाँ कौन सा एग्रीकल्चर होता है? सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है। उसके अलावा अभी रिसेंटली जैसे मशरूम की खेती भी बिहार में इस बार टॉप किया है। और मक्का भी होता है, ऐसे कॉर्न। कुछ जंगल दिखा है आपने बक्सर के पास, अपने ज़िले के आसपास? सर बक्सर में वैसे जंगल बहुत कम है, लेकिन कैमूर डिस्ट्रिक्ट जंगल। हाँ, कैमूर का बताइए, कौन कौन सी प्रजातियाँ मिलती हैं वहाँ पे जंगल में? पेड़ क्या मिलते हैं और जानवर क्या मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ? सर सबसे पहले तो बारहसिंघा, हिरन, और कैमूर में जैसे वो कर्नासा नदी में गंगा से होकर के डॉल्फिन भी कभी कभी पाई जाती है। डॉल्फिन। शराबबंदी के बारे में बताइए, ये जस्टिफाइड है बिहार में? सर शराबबंदी सर प्रैक्टिकल रूप में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आज तक सफल हो पाया है, चाहे वो अमेरिका में देख लें या हरियाणा में देख लें, कहीं भी हुआ है वहाँ सफल नहीं हो पाया। पर इसके कई लाभ भी हमें हुए हैं, जैसे क्राइम्स में हमारे यहाँ कमी आई है। लेकिन सर बिहार की इकोनॉमी को देखते हुए मुझे लगता है कि इस पर एक बार रिव्यू करना चाहिए सर। और वहाँ पे कास्ट सर्वे होने वाला है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सर कास्ट सर्वे का ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार ये पता लगाना चाहती है कि जो ओबीसी कास्ट के लोग हैं उनमें कितनी एम्प्लॉयबिलिटी है, कितने लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, क्या इनकम है उनकी, क्या स्टेटस है, जिसके आधार पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले थे तो उनको भी रोक दिया था, क्योंकि ट्रिपल लेयर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं पास, क्योंकि उनके पास एम्पिरिकल डेटा नहीं थे। और उसी एम्पिरिकल डेटा की वजह से वहाँ ओबीसी रिजर्वेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो सौरभ, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है जो आप बता रहे हैं, तो भारत सरकार इससे कन्विंस क्यों नहीं है? बिहार अपना अकेले कह रहा है कि हम खुद ही कर लेंगे, ऐसा क्यों? सर भारत सरकार के नहीं कराए जाने के कई वजह हो सकते हैं। एक वजह ये हो सकता है कि सर भारत सरकार के जो सेंसस हैं वो करीब 2-3 साल पहले ही शुरू हो चुके हैं और अभी ये अंतिम चरण में है। पहले आप ये बताइए कि सेंसस है कि सर्वे है? आप सेंसस वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी भी सेंसस वर्ड यूज नहीं हुआ है। सर भारत सरकार जो कर रही है वो सेंसस है। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि सर्वे भारत सरकार क्यों नहीं अप्रूवल दे रही है? बिहार गवर्नमेंट तो कास्ट का सर्वे कर रही है ना, यस सर। इट इज नॉट ए सेंसस। यस सर। तो अगर ये इतना महत्वपूर्ण है जो आप बता रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यस तो भारत सरकार क्यों नहीं कन्विंस्ड है? तो वो भी सर्वे करा के अलाउ कर देती, ठीक है वो है, ये अपने बजट से खर्च कर रहे हैं बिहार, यस सर। जो कि उसको बाकी चीज़ों में खर्च करना चाहिए, यस सर। लिमिटेड मनी है ना। सर मुझे लगता है कि एक वजह ये हो सकता है कि अगर भारत सरकार करती है तो उन्हें ये लगता होगा कि आगे चल कर के ये आरक्षण के जो मुद्दे को फिर से सुधारने का काम करेगा, इस वजह से। पॉवर्टी इरेडिकेशन की कौन कौन सी स्कीम चल रही है बिहार में? पॉवर्टी इरेडिकेशन में सर एक जीविका प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को और जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको। दूसरा सर महिला उद्यमी योजना के तहत या फिर SC/ST उद्यमी योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए प्रोवाइड करे, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख 1% का लोन दिया जाएगा। उसके बाद सर मैं अभी एक और सर स्कीम है जिसमें ऑटो के लिए भी दिया जा रहा है पैसा, ऑटो रिक्शा। अच्छा, बताइए कि बिहार में इंडस्ट्रीज क्या क्या ऑलरेडी हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, और पोटेंशियल क्या क्या है जो हम आगे टैप कर सकते हैं? सर इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री जैसे सीमेंट इंडस्ट्री रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है, और पोटेंशियल सर फूड और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। पहले इस्टेब्लिश बताइए, सिर्फ एक ही चीज़ बता रहे हैं सर। मुझे अभी तक उसी सिर्फ सीमेंट मालूम है और कुछ भी नहीं इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पर बिहार में। इंडस्ट्री काफ़ी कम है, मुझे फिर भी जानकारी नहीं है। एक से तो ज़्यादा ही होंगे ना। बिल्कुल सर। तो बताइए सर एक गन इंडस्ट्री मुंगेर में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, गन चलिए पोटेंशियल बताइए।
पोटेंशियल सर फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि बिहार एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट स्टेट है, वहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो कोई इस्टेब्लिश्ड है? इंडस्ट्री सर। हाँ, फूड, ये आपका फूड प्रोसेसिंग का जो आप अभी पोटेंशियल recently में बता रहे हैं ना, यस सर, रिसेंटली सर। तो आपने उसको इस्टेब्लिश में क्यों नहीं काउंट किया? अभी वहाँ पे हमने हमारे प्रश्न का उत्तर, पहले आप प्रश्न समझिए। हमने ये प्रश्न पूछा कि बिहार में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, पार्ट ए खत्म। ठीक है पार्ट बी पूछ रहा है कि और क्या पोटेंशियल है, यानी अभी इस्टेब्लिश नहीं हो चुकी है लेकिन फ्यूचर में बन सकती हैं। दैट वाज बी पार्ट। तो आपने पहले वाले में तो उसका नाम नहीं लिया, अब आप पोटेंशियल में बता रहे हैं कि ऑलरेडी बन चुका है। और पोटेंशियल एक दो और बताइए उसको छोड़ के, पूर्णिया वाला। पोटेंशियल में सर मुझे लगता है कि बिहार के पास काफ़ी इंजीनियर्स हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर भी, जैसे कि अभी सरकार ने कोशिश किया बियाडा के तहत उनको ज़मीन और फ्लैट सस्ते रेट से सब्सिडाइज करके देने का, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी एक दो आई हैं। और सर तीसरा मुझे लगता है एजुकेशनल इंडस्ट्री को बिहार सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है सर। ओके, रेवेन्यू मैप का कुछ रिफॉर्म हुआ है वहाँ पे? यस सर। क्या वो बताइए सर उसमें जैसे कि अब जो भी ज़मीन के कागज़ हैं वो एक ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, वो चाहें तो रसीद जैसे कटवाना होता था ज़मीन का, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पे कर सकते हैं अपना इनपुट सब्सिडी सब दूसरा चीज़ हो गया। उस मैप पे कुछ खासियत है या सिंपल आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए तो उसमें कोई नई चीज़ तो हुई नहीं? रिफॉर्म पूछ रहा हूँ, सॉरी सर। नहीं आइडिया आपको? लास्ट क्वेश्चन है, मंकी फॉक्स पहुँच गया क्या बिहार में? नो सर, अभी तो केरल में सिर्फ एक रिपोर्ट हुआ। कौन से ज़िले में केरल के? सर ममल्लपुरम शायद। सॉरी सर। आप गेस कर रहे हैं। ओके, आपका फॉर्मल इंटरव्यू समाप्त होता है, अब आपको फीडबैक मिलेगा। सौरभ, कब है आपका इंटरव्यू? 22 को सर। रिलैक्स होइए पहले, यस सर। ठीक है? तो स्ट्रेस तो नहीं है ज़्यादा? नो सर। ठीक है, ठीक हो अब? यस सर। ठीक है। सौरभ, आपकी नॉलेज ठीक ठाक थी, कुछ एरियाज में थोड़े गैप्स हैं, 4-5 दिन का आपके पास टाइम है। तो जैसे आपसे मैंने जो जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्किप नहीं करना है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि साइकिल से कौन सी क्वालिटीज़ आप डिराइव करोगे जो आप ईपीएफओ में यूज़ करोगे। एक पर्सनालिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन था, है ना? यस। और इसमें आप सोच के बोल सकते हो। अब बताओ मेरे को कि साइकिलिंग से क्या सीखा है आपने जो जॉब में यूज़ करोगे आप? सर कंसिस्टेंसी सीखी आपने। और सर हार्ड वर्क सीखा आपने। ये ऐसी जेनरिक बातें हैं जो आपको बोलनी है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस में बोल सकते हो सर इस फैक्ट से मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे कॉन्वर्सेशन पर्सनालिटी की तरफ होना, उनको डक करके मत निकलो आप आगे, ठीक है? तो ये एक सजेशन है। दूसरा, जैसे लेबर कोड्स में आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया कि 29 सेंट्रल लॉज और 100 स्टेट लॉज, 100 प्लस स्टेट लॉज। तो स्टेट लॉज को मर्ज करने की ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, है ना? लिस्ट 3 में आता है, 7 शेड्यूल में। तो स्टेट्स के लॉज अलग हैं, सेंटर के अलग हैं। सेंटर के पास पावर थोड़ी है कि स्टेट लॉज को भी मर्ज करके अपने लॉ बना दे। तो इट हैज टू बी ओनली सेंट्रल लॉज इन लेबर कोड। एक ही मेजर अंडरस्टैंडिंग का लैप्स था, है ना? ये नोटिस जरूर हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मतलब लेबर कोड का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में जो आने वाले हैं उनको वो लागू कर सकते हैं, उन लॉज को वो कोडिफाई करके वो कॉमन उसमें कर सकते हैं। बाकी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी, थोड़ा ब्रीफ रही है। जब मैंने आपसे बैटल ऑफ बक्सर भी पूछा तो बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू चल रहा था, और वो बहुत ज़्यादा मत जाइए उसमें। क्रिस्प में 2-3 पॉइंट्स बताइए, 2-3 लाइन्स में ख़त्म करिए अपनी बात, तो ज़्यादा एरियाज एक्सप्लोर होंगे आपकी पर्सनैलिटी के, उससे मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है? बाकी ठीक था, और मेरी तरफ से तो ये था। अच्छा करेंगे, आप 4-5 दिन और तैयारी कर लीजिए अच्छे से। सर मैंने जैसे पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा तैयार करूँ या फिर मैथमेटिक्स? पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है? ऑप्शनल भी है सर, और अब ज़्यादा कम का स्कोप नहीं है। अब 4-5 दिन आप ये देखिए, जो करंट अफेयर्स में कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक एरियाज हैं, अब जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, पॉलिटिकल साइंस में आपका बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, तो वो उसका आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है। और जो भी थीम्स चल रही है करंट अफेयर्स में पिछले 1-1.5 महीने की पकड़ लीजिए एक बार न्यूज़पेपर या गूगल से, उनके ऊपर आप अपना स्टैटिक एरिया देख लीजिए लिंक करके, उससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी PSIR में, ठीक है? ठीक है सौरभ, जैसा कि सर ने बताया कि
सिर्फ आपने ना करंट अफेयर्स देखने हैं विथ रिस्पेक्ट टू PSIR और मैथमेटिक्स। भाई नोबेल में क्या हुआ पिछले 1-2 साल का नोबेल वगैरह देख सकते हैं। मैथ्स में वैसे मैथ्स में नोबेल नहीं होता, यस, क्या होता है फील्ड मेडल्स वगैरह फील्ड जो होते मेडल हैं। और एबल मेडल। हाँ, तो वो किसको मिला था, क्या आपको समझ में आता है, बस एक बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है, उसका क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ आप कर लें। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। और बॉडी लैंग्वेज आपका पॉजिटिव था और थोड़ा ब्रीफ रही है। बस ब्रीफ का वही फॉर्मूला है, 3 से 4 सेंटेंस जो आपको सबसे बेहतर लगती है बात, तो पहले 2 या 3 सेंटेंस में ही अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करें। आपका बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसअप काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपकी बात कहने का जो आई कांटेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, और कंटेंट तो नो डाउट आपका अच्छा ही है। तो आप बस थोड़ा सा मुस्कुराइए वहाँ पे। और सर मैं थोड़ा टेंस हो जाता हूँ। नहीं, ऐसा दिख तो नहीं रहा, क्योंकि आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, तो उससे कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। तो थोड़ा सा और थोड़ा मुस्कुराएंगे तो और अच्छा रहेगा। सर वो मैथमेटिक्स वाला आंसर ठीक किया था मैंने, जो मैथमेटिक्स का क्या यूज़ करेंगे अपने, हाँ, वो देखना है। ठीक है, आप बोल रहे हैं अकाउंटेंसी का यूज़ करके मैं उसको EPF मैं में कैसे करूँ। डिफेंड करूँ सर? आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं, अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपने मैथमेटिक्स की नॉलेज या तो एक्सेल में यूज़ करी है या कहीं यूज़ करी है, जिससे हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जब डेटा को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम मेरे दिमाग में खाली एक्सेल आया, तो एक्सेल के जो फार्मूलेस हैं वो मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और एक्सेल का डेटा जब हम डेटा क्लीन वगैरह करते हैं कुछ भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज। जैसे मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, जो भी निकालना है, सिंपल चीज़ें ही एक्सपेक्टेड है बस। ओके सौरभ, आप अच्छे कैंडिडेट हैं और सफलता की आपकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आपके पास 5 दिन का टाइम है, आपके पास 22 तारीख को इंटरव्यू है आपका और आज 16 तारीख हो गया, तो इस 5 दिन में आप जो है करंट अफेयर्स को ज़रूर टच करिए यस और अपने बिहार के बारे में भी पढ़िए थोड़ा, और थोड़ा सा अपने रिप्लाई को ना स्ट्रक्चर करने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा लीडिंग क्वेश्चन आप इंटरव्यू को मत दे दीजिए। जैसे आपने पूछा प्रोहिबिशन, तो आपने कहा कि यहाँ भी फेल हो गया, वहाँ भी फेल हो गया, हरियाणा में भी फेल हो गया। कोई ज़रूरत ही नहीं ये सब कहने की आपको। कट शॉर्ट ऑल दिस थिंग्स। तो पूछा जा रहा है कि शराबबंदी, तो आप बताइए कि बहुत अच्छा स्टेप है, इससे तो समाज में उत्थान होगा। और बहुत, जो आपने खुद ही बताया, यस महिलाएं कितनी खुश हैं, बिल्कुल सर। तो ये पॉजिटिव बात बताइए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि लाखों लोगों को बाइक उसमें ठूस दिया गया है यस सर। और उनके मकान जब्त कर दिए गए। अगर किसी का एक बोतल भी मिल गया तो पूरा मकान ही उनका जब्त हो गया है। ऐसा इतने बड़े ड्रेस्टिक और ड्रैकोनियन लॉ बिहार में बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बेल दे देंगे आपको। तो ये सब अगर बता सके, आपके पास कंटेंट है, तो आप थोड़ा सा इसको आप अपने उसमें डाल सकते हैं। लेकिन किसी को क्रिटिसाइज मत करिए कि कुछ स्टेट ने, तो गुजरात ने तो सफल ही चल रहा है, वहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं है। बिहार ने तो किया तो इतना हो जाता है कि सब लोग जो है शादी ब्याह में भी लोग जाते हैं तो उसके यहाँ वो जो है थाना अध्यक्ष घुस जाते हैं, सब जब्ती करना शुरू कर देते हैं, कितना सबको अंदर कर देते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आप जानते होंगे बिहार के हैं तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं वहाँ। तो ट्राई टू कट शॉर्ट, फोकस और बिल्कुल क्रिस्प रिप्लाई दीजिए। बस इतना अगर आपने कर लिया ना, फाइन ट्यूनिंग, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी आपका नॉलेज बेस ठीक है, थोड़ा अपडेट कर लीजिए बिहार के बारे में, वहाँ के स्कीम्स के बारे में, और आई थिंक सो ओके। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।